Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesia for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका ICAR IARI टेक्नीशियन के लिए सोशल साइंस में हम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने लग रहे हैं। और इसके अंदर आज हम कंज्यूमर राइट्स का फाइनल चैप्टर करेंगे कि क्या क्या कंज्यूमर राइट होते हैं, क्या आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हॉलमार्क एगमार्क एफ प्लस जो भी है वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे और इसको फिनिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ज़्यादा इधर उधर की अपने पास बातें हैं नहीं, ये मैंने आपको कल ही कराया था। तो चलो आगे आते हैं। देखो, यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर राइट की। भाई कंज्यूमर राइट कितने होते हैं, कितने टाइप के कंज्यूमर राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर्स के पास में है एट द टाइम। तो अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो एनसीईआरटी में आपके 5 लिस्टेड हैं कंज्यूमर राइट जो कि मेन होते हैं, लेकिन वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो आज के टाइम पे 8 कंज्यूमर राइट हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुके हैं इन 8 से, तो मैं आपको टोटल 8 ही कराऊंगा। क्या क्या होते हैं एक एक करके समझते जाना अब, ठीक है, बहुत ही ध्यान से। सबसे पहला राइट होता है आपका राइट टू सेफ्टी। ठीक है, क्या हो गया आपका सबसे पहला राइट? राइट टू सेफ्टी। अब इसमें क्या होता है, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा ना, कान खोल के ध्यान से सुननी है और उसको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी कंडीशन से भी बन जाते हैं इसकी। क्लियर है? तो राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है, किससे आपका राइट टू सेफ्टी हो? ये राइट टू सेफ्टी होता है आपका ऐसे गुड्स या सर्विसेज से, अगेंस्ट दैट। ठीक है, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट भाई? गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप कहोगे सर गुड्स एंड सर्विसेज से कैसे आपका सेफ्टी हो? अभी सपोज करो आप कोई प्रेशर कुकर लेके आए, उसमें जो वाल्व होता है वो आपका स्ट्रांग ना हो तो आपका फट जाएगा प्रेशर कुकर, या फिर कुछ ना कुछ हानि हो सकती है। तो ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं, क्रिटिकल चीज़ें, सिलेंडर आ रहा है तो सिलेंडर आपका वेल एंड गुड कंडीशन में होना चाहिए, है ना। और आपका जैसे कि सपोज करो कोई डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर क्या देता है? सर्विसेज देता है। ये मैंने आपको अभी जो अब हम टर्शियरी सेक्टर पढ़ने लग रहे थे तो मैंने आपको बताया था, जब कोई अपनी प्रोफेशनल एडवाइस देता है तो वो कौन से सेक्टर में आता है? टर्शियरी के अंदर ही एक और सेक्टर होता है क्वाटरनरी। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो आप डॉक्टर को दिखाने गए और उस डॉक्टर ने आपको कुछ बाई मिस्टेक उसने कुछ ज़्यादा एनेस्थीसिया दे दिया आपकी कुछ सर्जरी करते टाइम, या फिर कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे आप ऑपरेशन करने के बाद आप क्रिपल हो गए या फिर कोई आपको दिक्कत आ गई। तो उसमें भी आपका क्या है, यहाँ पे राइट टू सेफ्टी, आप कंज्यूमर फोरम में जाके वहाँ पे उसके ऊपर केस कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट क्या हो आपके पास राइट टू सेफ्टी हुआ। कि आपका हेल्थ, देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसमें हेल्थ आती है, आपकी लाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर देखो किसी की जान चली जाती है किसी डॉक्टर के प्रोसीजर में तो उस पर भी केस होता है। हेल्थ पे आपके कोई इशू ना आए, आप बीमार भी ना हो। और फिर आपका यहाँ पे आ जाता है प्रॉपर्टी, कि आपकी प्रॉपर्टी पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उसकी वस्तु की वजह से। सपोज करो सिलेंडर फट गया, अब आप अगर सपोज करो यहाँ पे कोई कुकर का वॉल्व ये कमज़ोर था, ठीक है, और ये फट गया, तो कुकर फट गया और फिर इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी में कुछ दिक्कत, प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसमें भी ये क्या है, आपके पास राइट टू सेफ्टी है इन सभी चीज़ों से। ठीक है, कंडीशन समझ में आती है क्या? अगले वाला जो आपका राइट है, सेकंड वाले राइट की बात करेंगे। अच्छा, ये राइट टू सेफ्टी में आप समझ गए ना? अगर मैंने कहा कि आपको घटिया मिल्क दे दिया गया, ठीक है, तो वो भी आपका क्या हुआ, मिल्क की क्वालिटी ख़राब है, या फिर आपको कुछ खाने की चीज़ है वो ख़राब दे दी गई, तो उसमें भी आपका राइट टू सेफ्टी ही आता है, क्योंकि आपकी हेल्थ उसमें ख़राब हो रही है कहीं ना कहीं। और ये सब चीज़ें हैं। खैर, सेकंड वाला जो राइट होता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। इसका मतलब देखो यार, ये है कि आप जब भी कोई सामान खरीदते हो, सपोज करो आप यहाँ पे जैम लेके आए, ठीक है, आप जैम लेके आए, उस जैम की बॉटल के ऊपर आप अगर पीछे देखोगे तो यहाँ पे पीछे सब कुछ लिखा रहता है ना, कि यहाँ पे क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या कितनी क्वांटिटी में डला हुआ है। इसके अलावा उसमें आपका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी, कितने महीने तक ठीक रहता है वो लिखा होगा। उसके ऊपर एक बार कोड लगा होगा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। देन आपका उसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, है ना, जैसे कि आपका प्योरिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वेज है या नॉन वेज है, तो ये सब उसमें लिखा रहता कि नहीं लिखा रहता। तो यही क्या है आपके पास में, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। अगर आपको किसी भी आर्टिकल में ये सब चीज़ें दिखी नहीं मिलती हैं तो आप उसके ऊपर एक केस डाल सकते हो, बिकॉज आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हैम्पर हो रहा है। ठीक है, और इससे क्या होगा, अगर आपको राइट ये सब चीज़ें लिखी मिलेंगी तो आप चीट नहीं होगे। आपको पता रहेगा इतना मैन्युफैक्चर है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट है, इतनी प्राइसिंग एमआरपी लिखी रहती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ये सब लिखा नहीं मिलता है तो आप उसके ऊपर ऑफकोर्स जाके उससे आप कंपनसेशन ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगले वाले पे आते हैं, जो आपका अगला राइट है, थर्ड नंबर का राइट, राइट टू चॉइस, राइट टू चूज, सॉरी, ठीक है, राइट टू चूज। यानी कि आपके पास में राइट है कि गिवन सामान में से आप चूज कर सको, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब सपोज कभी कभी क्या होता है ना, कि क्रॉस मार्केटिंग हो जाती है। अब क्रॉस सेलिंग में क्या होता है, क्रॉस सेलिंग होती है। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या हुआ, आप लेने गए यहाँ पे आप लेने गए क्या,
सपोज़ करो आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन लेने गए, उसने कहा अगर आपको ये मोबाइल फ़ोन चाहिए है तो उसके साथ में आपको हमारा रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो ये फ़ोन नहीं मिलने का। तो आप लेने क्या गए थे मोबाइल फ़ोन, बट साथ में ये रिचार्ज टाँग के लेके आ रहे हो, तो आपका राइट टू चूज़ हैम्पर हो रहा है कि आपको चाहिए तो फ़ोन था लेकिन आप ये लेके आ रहे हो, तो कोई भी आपको ऐसे फ़ोर्स नहीं कर सकता या फिर आपके ऊपर सुपर इम्पोज़ नहीं कर सकता कि आपको ये चीज़ चाहिए है, या आपकी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये आपके पास में राइट है क्या? राइट टू चूज़ लोग इसका इस्तेमाल करना आज के टाइम पे भूल ही गए हैं लगभग। तो आप इस राइट का भी यूज़ कर सकते हो कि आप गिवन आपके पास चॉइस है कि आप ये गुड्स लेना चाहते हो, ये सर्विसेज लेना चाहते हो। ये जो +1 वाली सर्विसेज आती हैं उनको वो लोग क्या बोलते हैं, फ्री सर्विसेज बोलते हैं, है ना? फ्री सर्विसेज बोल के बेचते हैं, जिससे कि आपको लगे भई हमारा राइट टू चूज़ हैम्पर नहीं हो रहा, है ना? जैसे कि सपोज़ करो आप लेने गए शर्ट, वो शर्ट थी एक्चुअली में ₹100 की, लेकिन उसने 150 की करके दोनों का मार्जिन लगा लिया शर्ट का और बोला ये 150 की शर्ट है, एक शर्ट लोगे तो एक शर्ट फ्री मिलेगी। तो आपको पता ही नहीं चला आप 2 शर्ट लेके आ रहे हो, बट आपका यहाँ पे राइट टू चूज़ कहीं न कहीं हैम्पर होके आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगले वाले पे आते हैं, तो आपका 4th वाला राइट देखो। आई होप आपके दिमाग में घुसती जा रही होगी चीज़ें। ये जो भी सिनेरियो बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से कुछ ना कुछ कंडीशन बना के भी दिख सकता है, ठीक है? देन आपका राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड यानी कि सुनने का अधिकार होगा आपके पास। इवन राइट टू बी हर्ड से पहले आपका आता है राइट टू रिड्रेस, सॉरी, राइट टू रिप्रेजेंट। एक बार मैं आपको पहले वही करा देता हूँ। राइट टू रिप्रेजेंट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके कुछ भी इनमें से ऊपर आपने देखे इतने सारे राइट हैं, तो इन राइट का अगर आपका कोई भी हैम्पर किया जाता है आपके राइट को, तो आप जाकर के अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट के अंदर, ठीक है? कंज्यूमर कोर्ट होते हैं ना, तो उनके अंदर जाके आप अपनी जो है बात को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, ठीक है? अब ये जो है अपना रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपने आप को कोर्ट में? अब देखो, राइट टू रिप्रेजेंट कहाँ पे करोगे भाई? इन कंज्यूमर कोर्ट। तो इन कंज्यूमर कोर्ट, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, आप राइट टू रिप्रेजेंट अपना कहाँ पे उसको एंजॉय करते हो? तो कंज्यूमर कोर्ट में। अब यहाँ पे लेके कौन जाएगा आपको कंज्यूमर कोर्ट में? आपको कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर, आप अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन किसी के थ्रू करोगे ना, है ना? तो जब कंज्यूमर आपका मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मैंने आपको बताया कंज्यूमर मूवमेंट कब से स्टार्ट हुए, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बन गए जो कि कंज्यूमर मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो जब ये कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो धीमे-धीमे फॉर्मेशन होने लगी कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की। क्या हुआ? कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गए जिनको बेसिकली क्या बोला जाता है, ये होते हैं आपके कंज्यूमर फोरम बोल दो, या फिर कंज्यूमर फोरम्स होते हैं, या फिर आपके होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो याद रखना कि यहाँ पे आपको कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? तो कंज्यूमर फोरम या फिर कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होगी। और ये बेसिकली जब कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर बने जिनको ही हम बोलते हैं, ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं, जब भी कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो वॉलंटरीली ये क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो अब आप कहोगे सर इनको फंडिंग कहाँ से आती है, क्योंकि इतना काम कर रहे हैं तो फंडिंग तो मिलनी चाहिए। तो इनको फंडिंग गवर्नमेंट देती है या फिर कुछ एनजीओज इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस क्या होता है, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है या फिर कुछ एनजीओ सपोर्ट करते हैं, फंडिंग आती है, फिर ये लोगों की हेल्प करते हैं, कंज्यूमर्स की वॉलंटरीली हेल्प करते हैं, अपनी खुद से जाके उनकी मदद करते हैं, ठीक है? या फिर कस्टमर भी, कंज्यूमर जो है वो डायरेक्ट जाके इनको बात कर सकता है। अब आप देख रहे हो हर जगह कंज्यूमर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ना कि कस्टमर का। तो ये जो डिफरेंशिएशन है कंज्यूमर और कस्टमर के बीच का, ये आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में इसके पीछे खेल सकता है वो आपसे, ठीक है? ये चीज़ें हो गई है ना। राइट टू रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा, ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन था, इसी के अंतर्गत आपका आरटीआई जो आई है, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है आरटीआई का। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आरटीआई इंट्रोड्यूस कब की गई? आरटीआई का फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, इतना तो सबको पता ही है ना? तो ये इनेक्ट की गई थी आपका 15th ऑफ मार्च को। एक बार यार चेक कर लेना मार्च है कि जून है, मेरे माइंड से थोड़ा स्लिप हो रहा है। 15 मार्च 2005, है ना? जहाँ तक मार्च है तो इसमें आपका ये इंट्रोड्यूस की गई थी आरटीआई। और इसने आरटीआई ने ना, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किसको रिप्लेस किया था। तो इससे पहले हुआ करता था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, ठीक है? इससे पहले इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 का था ये, है ना? तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे फिर आरटीआई आया था, जिसने कि काफ़ी सारे वास्ट लेवल पे कवर किया चीज़ों को। अच्छा, आपको पता है आज के टाइम पे आपका रिजल्ट नहीं आता, आपको पता नहीं रहता रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो इस रिजल्ट ना आने के पीछे आप रीज़न पूछ सकते हो आरटीआई में, और अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो फिर आप जाके कंज्यूमर कोर्ट में भी अपना मुकदमा दाखिल कर सकते हो। लेकिन अब इसमें बच्चे क्या क्या करें, है ना? इसके टाइम पे यही है थोड़ा सा कि अब, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है? तो ये आरटीआई हो गया। और क्या बात कर रहे थे अपन, देखो, हाँ,
हाँ, वॉलंटरीली ये क्या करते हैं, जो भी कंज्यूमर्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। अब देखो, कंज्यूमर की हेल्प करने के लिए आपको पता है हर लेवल पे, जैसे जो सिविल केसेस होते हैं उनके लिए कोर्ट है, 3 टियर कोर्ट होता है ना, तो जैसे ही कंज्यूमर्स के जब भी राइट हैम्पर होते हैं तो उसके लिए भी 3 टियर का कोर्ट होता है। एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे और एक होता है आपका सेंट्रल लेवल पे। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, कौन सा कितने रुपए तक का केस जो है वो देख रहा होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपका 0 से 1 करोड़ तक के जो भी केसेस होते हैं वो ये देखता है, कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देन आपका आता है स्टेट कोर्ट। ठीक है, स्टेट कोर्ट क्या करता है, जब भी आपका 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक के जो भी केसेस होते हैं 10 CR के, तो ये कौन देखता है, स्टेट कोर्ट देखता है। स्टेट कोर्ट में ये सारे केसेस जाते हैं। और अगर आपका यहाँ पे कोई 10 करोड़ से ज़्यादा का केस है, यानी कि आप इवन आपका अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का है, मैक्सिमम कितना भी हो, ठीक है, तब आप जाके एक नेशनल कमीशन में अपनी मुकदमा जो है वो दायर कर सकते हो। ठीक है, नेशनल कमीशन में आप अपना केस कर सकते हो जब 1 करोड़ से लेके अनलिमिटेड होता है ये। ठीक है, कितना भी आपका ऊपर गया हो आप जाके नेशनल कमीशन में अपना केस दाखिल करोगे। ये नेशनल लेवल का कोर्ट होता है। ठीक है, क्या है ये, नेशनल लेवल का कोर्ट है। अब यहाँ पे आपने अपना जो है रिप्रेजेंट कर दिया, राइट टू रिप्रेजेंट मिल गया। कितने हो गए हैं भाई, 4 हो गए हैं। ठीक है, अब 5th नंबर पे आपका क्या आएगा, राइट टू गेट रिड्रेसल। ठीक है, राइट टू रिड्रेसल हो गया। रिड्रेसल का मतलब क्या है, आपको जो भी हानि हुई है, क्या हो गया ये, वेट अ सेकेंड, रिड्रेसल, तो जो भी आपको हानि हुई है उसकी भरपाई की जाएगी। राइट टू सीक रिड्रेसल आता है बेसिकली, राइट टू सीक रिड्रेसल, आपको रिड्रेसल मिलेगा। आपको कोई भी ऐसा अनफेयर, कोई भी अनफेयर आपको सर्विस मिली है, प्रोडक्ट मिला है, या फिर कोई ट्रेड प्रैक्टिस की वजह से आपको हानि हुई है। अब जैसे कि सपोज करो आपने पोस्ट ऑफिस से किसी को अर्जेंट, आपको कोई लेटर लिखा आपने, या फिर आपने किसी को अर्जेंट अपनी जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया, और वो विद इन गिवन टाइम, यानी कि कुछ टाइम दिया जाता है ना, स्पीड पोस्ट अगर करोगे तो उसमें होता है कि अगर आप स्टेट कैपिटल टू कैपिटल भेज रहे हो तो शायद 0 to 4 डेज, नहीं 1 to 4 डेज लगते हैं, और कुछ उसमें लिखा रहता है, ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है। अगर इस मैक्सिमम टाइम में आपका नहीं पहुंचा तो आप जाके केस कर सकते हो कि भाई इतना मैक्सिमम टाइम था, मेरा पहुंचना चाहिए था 30 तक, और मैंने इसी हिसाब से 5 दिन पहले 25 को लेटर लिख के भेज दिया था, लेकिन यहाँ पे 5 दिन होने के बाद भी लेटर पहुंचा नहीं, तो आप जाके केस कर सकते हो, आपको उसका हर्जाना मिलेगा। ठीक, ये चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे वो जो टाइम वो दिखाते हैं आपको, इतने टाइम से इतने टाइम तक पहुंच जाएगा, अगर नहीं पहुंचा उसके बाद आप केस कर सकते हो। ठीक, अच्छा, जो भी केस करते हैं उसमें आप अपने लॉयर के बिना भी कर सकते हो वो केस, उसमें लॉयर, आप लॉयर रख रहे हो तो वेल एंड गुड है, बिना लॉयर के भी आप अपना केस लड़ सकते, मतलब उसमें रख सकते हो। ठीक है, दायर कर सकते हो अपना मुकदमा। ठीक है, क्लियर है। जो भी आपका उसमें कंज्यूमर फोरम होगा, कंज्यूमर फोरम में आप जाके ये अपना करोगे तो फिर वो फोरम्स आपका आगे बात को ले जाते हैं। ठीक है, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई, या फिर आपका कोई एक्सप्लॉइटेशन कर दिया कोई सर्विस लेने के बाद में, तब भी क्या होता है, यहाँ पे कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। तो इसी का सब पार्ट होता है राइट टू गेट कंपनसेशन। ठीक है, क्या होता है फिर इनके पास में राइट होता है कि जो भी हानि हुई है, जो भी है उसका हमें हर्जाना मिले, राइट टू गेट कंपनसेशन। कंपनसेशन यानी कि जो भी हर्जाना हुआ है, जिस डिग्री का हुआ है, ठीक है, उस डिग्री का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, हर्जाना मिलेगा। आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि किसी को डिफेक्टिव आइटम मिला तो उसने केस कर दिया, फिर बाद में उसको यहाँ पे कंपनसेशन मिलती है काफ़ी कुछ। तो एक बात याद रखना, कंपनसेशन का मतलब यही नहीं है कि वो सामान बेकार था, उस सामान से होने वाला उस टाइम पे हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, तो उस काम की डिग्री भी देखी जाती है कि जो काम उसकी मदद से किया जा सकता था वो अब आपका डिले हो गया, या फिर वो काम ही ख़त्म हो गया, तो ये भी कंपनसेशन में इसकी डिग्री भी देखी जाती है। ठीक है, और इस कंपनसेशन में ऐसा ही नहीं है कि हर बार आपको रिफंड ही मिलेगा पैसे का। हो सकता है कि वो ये कहें कि आपने जो भी सामान दिया है इसको रिप्लेस करो या फिर इसका पार्ट बदल के दो। तो अगर डिग्री पे डिपेंड करता है किस डिग्री का आपका यहाँ पे घाटा हुआ है, और हो सकता है कि उसको यहाँ पे अपना कंज्यूमर फोरम जाने में जो भी उसको इवेंट यहाँ पे इधर से उधर मूव करने का पैसा लगाओ, तो वो सब पैसा उसको वापस दिलवाया जाता है, और रिफंड करो या रिप्लेस करो या फिर आप सामान उसका बदल के दो, ये सब चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, चेंजिंग द प्रोडक्ट, ये सब सेलर को यहाँ पे करना पड़ता है राइट टू कंपनसेशन में, या फिर आपका जो राइट टू बेसिकली गेट राइट टू सीक रिड्रेसल है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ मतलब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो ये हो गया आपका, आई होप क्लैरिफाइड है ये सब यहाँ तक। तो बेसिकली ये 6 हो गए। तो अब आते हैं अपने 6 पे आते हैं, वो तो उसका सब पार्टी है। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है ना, राइट टू
कंज्यूमर एजुकेशन। अब कंज्यूमर के पास ये राइट भी है कि उसके क्या क्या राइट हैं या फिर क्या क्या चीज़ें हैं, उसको एजुकेट किया जाए इसके बारे में। और ये यहाँ पे गवर्नमेंट का काम होता है। आप देखते होंगे कई बार दूरदर्शन अगर आपने देखा होगा तो जागो ग्राहक जागो का बहुत ऐड आता है, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब कैंपेन्स होती हैं कि क्या किया जाए, कस्टमर्स को ऐसे जगह, मतलब कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जा सके, अवेयर किया जा सके, और एक कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर एजुकेशन उनको दी जा सके, ठीक है। तो इसके अंडर बेसिकली जागो ग्राहक जागो ये एक कैंपेन होगी। याद रखना एक मैगजीन भी यहाँ पे पब्लिश की जाती है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज, सिविल सप्लाईज। ये जो है यहाँ पे आपका एक मैगजीन हर 15 दिन में जो है ये एक मैगजीन निकालती है, और इस मैगजीन का नाम है उपभोक्ता जागरण, ठीक है। याद रखिएगा क्या है, उपभोक्ता जागरण। ये मैगजीन यहाँ पे कौन पब्लिश कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज। और ये 15 दिन की नहीं है, 3 मंथ की है ना। हर 3 महीने में ये एक उपभोक्ता जागरण नाम की मैगजीन ये पब्लिश कराती है। दूरदर्शन पे भी संरक्षण उपभोक्ता का नाम के ये कई सारे प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें कि संरक्षण उपभोक्ता का, ठीक है, उपभोक्ता का। तो ये जो है आपका दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम चला करता है, और कई सारी कैंपेन है ही सही, जैसे कि जागो ग्राहक जागो। तो ये 2-3 चीज़ें याद रखिएगा जो गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, जिससे कि हमें अपने कंज्यूमर राइट्स वगैरह जो है वो पता चल पाएँ, और कंज्यूमर अपने एजुकेट हो पाएँ, उनको पता रहे ये सब है। अगर हमें यहाँ पे लॉस होता है कोई, तो हम जाके अपना केस वगैरह कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। क्लैरिफाइड हो गया राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या है। नाउ ये 6 राइट तो हैं ही सही, लेकिन इसके बाद जो अगले 2 राइट है ना, ये यूएन ने ऐड कराए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा था आपको टोटल 8 राइट पढ़ने हैं, ठीक है। तो यूएन ने जो है ये 2 राइट ऐड कराए हैं। वो 2 राइट हैं क्या, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएन ने कौन से 2 राइट ऐड कराए हैं, तो या फिर आपको कौन से नहीं कराए हैं, ऐसे कुछ भी करके वो क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेगा, इसलिए समझ ले ये ध्यान से। एक है आपका राइट टू बेसिक नीड, ठीक है, राइट टू बेसिक नीड्स, राइट टू बेसिक नीड्स। और दूसरा होता है आपका राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार आज के टाइम पे, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। अब देखो मैं आपको इसके यूज़र समझाता हूँ, हो सकता है कि आपको अभी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत पड़ जाए, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट की। देखो इसको एक बार मैं चेंज करता हूँ, और देखो राइट टू बेसिक नीड में आता है कि कोई भी जो बेसिक नीड्स होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कंज्यूमर के पास यहाँ पे होनी चाहिए, उसको अवेलेबल होनी चाहिए। यानी कि उसके पास में राइट है कि वो अपनी बेसिक नीड जो है वो फुलफिल कर सके इन गुड्स और सर्विसेज से। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, आपके पास फूड आ जाएगा खाने के लिए, एडिक्वेट फूड, ठीक है, ज़्यादा नहीं, खाने के लिए आपके पास फूड हो, क्लॉथिंग हो, एक रहने के लिए मकान हो, शेल्टर हो। तो ये भी कुछ राइट्स होते हैं। एनर्जी हो आपके पास, बिजली आपके पास आ रही हो, सैनिटेशन हो, है ना, जैसे कि अब तो पूरा स्वच्छ भारत अभियान चला ही हुआ है, सैनिटेशन होना चाहिए। हेल्थ केयर हो, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन हो, बच्चे जो है वो एजुकेशन की उनकी क्विक एक्सेस हो एजुकेशन की, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन उनके पास बढ़िया हो। इसलिए जब आपको पता है, जैसे अगर सरकार ने आपके गांव वगैरह में, विलेज में कहीं सड़क नहीं बनाई है, तो आप जाके राइट टू बेसिक नीड के अंतर्गत वहाँ पे आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो। हमारे यहाँ पे गाँव में सड़क क्यों नहीं है, हम स्कूल ही नहीं जा पा रहे हमारे बच्चे, तो 2 राइट हमारे हैम्पर हो गए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू ट्रांसपोर्टेशन। तो ये भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर राइट में ऐड कर रखे हैं, ये यूएन ने ऐड कर रखे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में तो ये सब कुछ चीज़ें, इसमें से काफ़ी चीज़ें हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर ही आती हैं, है ना। तो ये चीज़ें, और राइट टू डीपीएसपी में भी हमारी कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन है। तो ये इन्होंने यूएन ने अलग से 2 राइट बना रखी हैं, बट हमारे ये ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये देखो यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, समझना इस चीज़ को ध्यान से। देखो यानी कि कोई भी अगर यहाँ पे कंज्यूमर है, इवन कोई पर्सन है, तो उसको यहाँ पे एक उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए ड्यू टू एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन इन एनवायरनमेंट। अब इसका एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज़ करो आपकी कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी, आप जहाँ पे रहते हो उसके सामने सपोज़ करो यार, यहाँ पे कुछ लोगों ने आकर के एक फैक्ट्री लेवल पे कुछ चीज़ें बनानी शुरू कर दी, या फिर कोई एक खाना बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, बहुत सारा खाना बीच कॉलोनी में। आपको बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ से दिन भर धुआं उठता है, इन्होंने ख़राब ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसका बहुत धुआं उठता है, आपको आपके घर पे प्रॉब्लम हो रही है, खांसी आ रही है, कोई बूढ़े पर्सन है, कोई दादा दादी हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में।
तो आप जाकर के इसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो, बिकॉज़ आपका राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पे आपका हैम्पर होने लग रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भी आपको ऐसी कोई इश्यू होती है जहाँ पे आपको हेल्दी एनवायरनमेंट आपका, इवन वो चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, वो चाहे आपका एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो आपका नॉइज़ पॉल्यूशन हो। आपने देखा ना, कई लोग नॉइज़ की वजह से कंप्लेन कर देते हैं, तो वहाँ पे उनका हेल्दी एनवायरनमेंट का जो राइट है वो हैम्पर होता है। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को दिक्कत हो रही है और उसकी वजह से आपको हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके पास में राइट है। समझ में आ गई बात? तो ये 2 राइट हैं जो वो यूएन ने ऐड किए हुए हैं। तो इतनी सी चीज़ें आपको आई होप क्लैरिफाइड हो गई होंगी, और अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया राइट टू सीक रिड्रेसल है, उसके लिए आप कहाँ पे जाओगे, कंज्यूमर फोरम में जाओगे। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि सपोज करो कुछ कंज्यूमर का एक ग्रुप है, या फिर वो इंडिविजुअली है या फिर कोई उसका ग्रुप है, ठीक है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लास एक्शन सूट बोलते हैं, ठीक है। क्लास एक्शन सूट जो है उनको बोला जाता है। तो याद रखना, अगर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है कोई, या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जो कि यहाँ पे कंज्यूमर फोरम में जाके अपना रिड्रेसल लेना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लास एक्शन सूट बोलते हैं। और इवन इनके जो केसेस होते हैं वो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आपके सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से केसेस हैं जो कि मोस्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी सॉल्व हो जाते हैं, तो वो आपके कंज्यूमर राइट्स के अगेंस्ट जो भी होता है वो वाले होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी आप अपने माइंड में एक चीज़ रखोगे, है ना। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो आपका कोपरा है, जो कोपरा है ये फिर 2019 में रिप्लेस किया गया था। तो 2019 में ना कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट किए गए एक्चुअली। तो उन अमेंडमेंट में एक चीज़ ऐड की गई, बाइंग थ्रू इंटरनेट। आपको पता है आज के टाइम पे इंटरनेट से बहुत ज़्यादा चीज़ें बाई की जाती हैं। तो जब इंटरनेट का यहाँ पे ई कॉमर्स बेसिकली इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था उस टाइम पे, तो जब ये बढ़ा तो कई सारे केसेस आए कि हम इंटरनेट से हमें दिखाया कुछ गया और हम लेके ये लोग हमें कुछ दे रहे हैं। तो इसके ऊपर अब देखोगे आप, फ्लिपकार्ट तुरंत की तुरंत, या फिर जो अमेजोन है, जो अच्छी रेपुटेड ब्रांड्स हैं, वो तुरंत की तुरंत एक्सचेंज कर लेते हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सचेंज कर लो। तो ये सब किस वजह से है, कोपरा में आपका एक यहाँ पे राइट दिया गया, फिर एक बेसिकली वो है क्लॉज। तो आपको अगर अभी कोई डिफेक्टिव आइटम मिला, आपने ऑर्डर किया कुछ और वो टूटा-फूटा आ जाता है, ठीक है। सपोज़ मैंने वॉशिंग मशीन ऑर्डर की, वो टूटी कंडीशन में आती है, या फिर आपका वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है, कुछ डेफिशिएंसी होती है उसमें, तो इसमें आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो इसमें आपका मैन्युफैक्चरर है, ध्यान देना, इस कंडीशन में इन दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ये मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि देखो, मैन्युफैक्चरर है तो अगर वो डिफेक्टिव दे रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर ने उसे देखा क्यों नहीं, चेक क्यों नहीं किया। और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से यहाँ पे चीज़ वो टूट फूट गई है, तो वो उनके ऊपर ही फिर एलिगेशन आएगा। तो इस केस में दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे अमेंड की गई है। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी। और अब यहाँ पे क्या किया गया कि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी कि जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट हो रहे हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बीच में एक मीडिएटरी भी बैठा दिया गया है, ठीक है। जिससे कि कंज्यूमर कोर्ट के बाहर होता है ये, ठीक है। सब हर चीज़ अगर कोर्ट में जाएगी तो फिर वो मुकदमे बहुत सारे हो जाएंगे, सॉल्व हो नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लगे, इसके लिए क्या किया गया, जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं, जैसे आप देखते होंगे, जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट अगर सोसाइटी में भी होते हैं, तो वो एक बीच का मीडिएटर उसको सुलझा लेता है कोर्ट के बाहर ही। तो ऐसे ही एक मीडिएटर यहाँ पे बनाए गए हैं कुछ। तो वो क्या करेंगे, जो भी डिस्प्यूट्स होती है उनको बीच में मध्यस्थता करके, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, उसका ना इससे लेना देना ना उससे लेना देना, तो ये इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे अब देखो, आप जब भी कोई चीज़ लेते हो ना, तो उसका मेमो या फिर उसकी जो रिसीट होती है वो ज़रूर लिया करो, बिकॉज कब क्या हो जाए वी डोंट नो। तो रिसीट लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग क्या करते हैं कि कुछ परसेंटेज का टैक्स लगता है, उसकी वजह से गोल्ड में या किसी में भी अपनी पर्ची लेके नहीं आते हैं, ओरिजिनल जो बोलते हैं होती है ना, कच्ची पर्ची, पक्की पर्ची। तो कच्चा बिल लेके मत आए, पक्का बिल लेकर ही आए, कब क्या हो जाए वी डोंट नो, एटलीस्ट हमारे पास प्रूफ रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो बस यार, ये आपका पूरा का पूरा कहानी है कंज्यूमर मूवमेंट की, कैसे कैसे शुरू हुआ, कब क्या हुआ। अब इसके बारे में लास्ट चीज़ है कि इंडिया में हम क्या करते हैं, अपना नेशनल कंज्यूमर्स डे, नेशनल कंज्यूमर्स डे भी इन्हीं कंज्यूमर्स में जो है एक अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है आपका, सो दैट कंज्यूमर अपने राइट्स को लेकर के अवेयर रहें। इसके बारे में नोट डाउन करिए कब मनाया जाता है।
तो 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1986 में जो कोपरा आया था, तो इस कोपरा को यहाँ पे राष्ट्रपति जी के द्वारा इस पे मुहर कब लगी थी? 24 दिसंबर को ही लगी थी। इन्होंने इस पे आदेश दे दिया था, ठीक है, इसको हम लागू कर सकते हैं। तो ये 24 दिसंबर, इसलिए आपका नेशनल कंज्यूमर डे हम मनाते हैं, ठीक। और वर्ल्ड कंज्यूमर डे आपका मनाया जाता है 15 मार्च को, ठीक है। तो ये याद रखना, नेशनल अलग है, वर्ल्ड अलग है। वर्ल्ड मनाया जाता है 15 मार्च को हर साल, क्योंकि इसी दिन क्या है, आपका जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, कैनेडी, ठीक है, कौन थे? कैनेडी थे, जॉन एफ कैनेडी करके। इन्होंने ईयर था आपका 1962। इस टाइम पे कंज्यूमर राइट को लेकर के काफ़ी कुछ भाषण वगैरह दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे अवेयरनेस फैली इसी दिन से, इसलिए ये 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। बाकी अपना नेशनल आपको पक्का पक्का याद रखना है, उससे तो क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। और अगर इसकी थीम पूछ ली जाए कभी आपसे कि थीम क्या रही 2021 की, आपका जो वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे मनाया गया, तो ये आपका टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। कभी कभी क्या होता है ना, इन चीज़ों से करंट अफेयर भी रिलेट कर देते हैं। तो आपका ये हो गया किसका, अपना ये 2021 का, बिकॉज 22 का तो अभी मार्च आया नहीं है। फिर ऐसे ही आपको इसका भी, ये तो बिल्कुल करंट अफेयर का ही क्वेश्चन बन गया। तो इसकी आपको थीम पता होनी चाहिए कि 2021 के नेशनल कंज्यूमर डे की थीम क्या थी। कंज्यूमर्स नो योर राइट्स टुडे, ठीक है, कंज्यूमर्स। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब मज़े की बात बताता हूँ आपको, थोड़ा सा नीचे आऊँ, लिखने के लिए जगह ही नहीं है। ये हम थीम की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर नो योर राइट्स, नो योर राइट्स, ठीक है। ये है आपका 2021 के नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे की थीम। अब मज़े की बात ये है कि यहाँ पे आप अगर गूगल करोगे तो सारे के सारे आपको जितने भी आर्टिकल मिलेंगे, उन्होंने टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन इसी को बता रखा है कि ये नेशनल आपका कंज्यूमर राइट डे की थीम है। लेकिन नेशनल की थीम है कंज्यूमर नो योर राइट्स डे। ये मैं पीआईबी से बता रहा हूँ, तो जो भी अब बच्चे गूगल करके नीचे कमेंट करेंगे ना, उनको आके ऐसा उल्टा लटकाऊंगा कि सीधे हो जाओगे, आए बस समझ में। तो गूगल पे ये चीज़ें थोड़ी सी गलत दे रखी हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, याद रखना ये आपकी 2021 की ही थीम है। कौन सी? कंज्यूमर नो योर राइट्स। समझ में आ रही है इतनी सी बात? चलो अब देखो, अब हमें फाइनली दो तीन चीज़ें देखनी है, जैसे कि देखो यहाँ पे आईएसआई क्या होता है, एगमार्क क्या होता है, आईएसआई, एगमार्क, हॉलमार्क, और आपका लास्ट में आ जाता है F+, ठीक है। ये कुछ साइंस है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें हैं। तो आईएसआई मार्क की बात करते हैं। आईएसआई मार्क जो है ये आपका टोटल 16 बहुत जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं उसमें डिवाइडेड है। और इसे पैकेज्ड वाटर हो गया, या फिर आपका पैकेज्ड फूड हो गया, पिकल्स आते हैं जैसे जैम आ गया, फ्रूट जैम आ गया, इन सब में भी आपका ये आईएसआई मार्क आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम होता है, ठीक है, या फिर आपका कोई प्लास्टिक का आइटम हो गया, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, टोटल 16 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें आईएसआई मार्क लगाया जाता है। अब ये आपका 1995 से लगना स्टार्ट हुआ, और इसके पहले से भी इसकी मार्किंग की जा रही थी, बट ऑफिशियली आपका इससे इनेक्ट होता है। और आईएसआई का बेसिकली फुल फॉर्म है इंडियन, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, इंडियन, और क्या, स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन जो है इसका फुल फॉर्म है। और बेसिकली ये इंस्टीट्यूट ही था जो पहले इसको आईएसआई मार्क प्रोवाइड करता था, या फिर आईएसआई मार्क इसके ऊपर है, लेकिन अब इसको यहाँ पे ओवरटेक कर लिया, फिर इसका पूरा नाम हो चुका है बीआईएस, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो याद रखना इसका अभी चेंज्ड नेम क्या है, बीआईएस है, जो कि आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है। लेकिन आईएसआई मार्क अभी भी अब देखो, मार्क जब कोई बन जाता है ना तो उसको चेंज ही नहीं किया जाता, आपने देखा हो कई बार ऐसा करके ये मार्क होता है ऐसा, और ऐसा आता है, देन ऐसा जाता है ना, यहाँ पे एक आई होता है, तो ये होता है आपका आईएसआई मार्क। क्लियर है? टोटल 16 ब्रॉड कैटेगरीज हैं इसकी। तो ये कई सारी चीज़ों में, पैकेज्ड फूड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, प्लास्टिक, ये मेजर कैटेगरीज हैं। और भी इसकी कई सारी कैटेगरीज हैं जहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है आईएसआई मार्क का, ठीक। चलो एग मार्क पे आते हैं। ये आपका जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आपका बेसिकली एग्रीकल्चरल मार्किंग इसको बोलते हैं, एग्रीकल्चरल मार्किंग। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, लाइक आपका पल्सेस हो गया, ठीक है, पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, सीरियल्स यानी कि दालें, है ना, पल्सेस हो गया दालें, ठीक है, सीरियल हो गया, पल्सेस हो गए, और आपके ऑयल हो गए, आपका वेजिटेबल ऑयल हो जाए, या फिर एसेंशियल ऑयल हो जाए, तो इन सब में एगमार्क की जो है मार्किंग की जाती है। या फिर आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो जाएं, तो इनमें भी एगमार्क की जो है मार्किंग की जाती है। और इसके बारे में और क्या याद रखोगे, इसकी गाइडलाइंस वैसे टोटल 224 प्रोडक्ट्स के लिए हैं, ये भी याद रख लेना। 1937 में पहली बार स्टार्ट हुआ था, फिर इसको अमेंड किया गया, 1986 में आया, ठीक है।
तो इतनी सी चीज़ें याद रख लेना। 1937 अब आज़ादी के पहले का है ये, लेकिन आपको कई बार ऑप्शंस में यही अकेला मिलेगा 1986, तो ये भी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब हॉलमार्क की बात करते हैं। हॉलमार्क कहाँ पे मिलता है? तो ये बेसिकली जो मेटल्स होते हैं, जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं, प्रीशियस मेटल्स होते हैं, उनकी उनकी प्योरिटी को मार्क करने के लिए आपका हॉलमार्क लगाया जाता है। ये किन किन मेटल्स पे लगता है तो याद रखना, ये आपका गोल्ड पे लगता है, सिल्वर पे लगता है और अपना प्लेटिनम हो गया। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, और कुछ कंट्रीज़ में ये पैलेडियम पे भी लगाया जाता है। ठीक है, तो वैसे तीन ही आपके सही आंसर होंगे। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मार्क्ड बाय हॉलमार्क, तो तीन तो ये सही है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। चौथा वो कुछ भी दे देगा तो उसको आप टिक करके आ जाना, क्योंकि नॉट वाला पूछा है। तो प्रेशियस मेटल्स में आपका मार्किंग करने के लिए क्या यूज़ कर लिया हमने? हॉलमार्क का यूज़ कर लिया। क्लियर है? और बेसिकली हॉलमार्क और एफ प्लस जो साइन होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आता है, तो ये ज़्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं। तो हॉलमार्क और एफ प्लस ये आपके प्रेशियस मेटल्स में ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात याद रहेगी। अच्छा, यहाँ पे आपने सुना भी होगा, जैसे कि मैंने कहा कि मैं गोल्ड लेके आया हूँ, ये 18 के गोल्ड है। 18 के गोल्ड का मतलब क्या है कि आपका जो 18 हिस्सा है आउट ऑफ 24 हिस्सा, ये 24 अगर टोटल है तो उसमें से 18 हिस्सा जो है वो आपका गोल्ड है। बाकी का जो ये बचेगा कितना, 6 पार्ट, ये 6 पार्ट अपना एलॉय है, और ये टोटल आप जो खरीद रहे हो वो 24 है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 के मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया हॉलमार्क में कि 18 आपका इसमें गोल्ड है। मैंने बोल दिया 22 के है, 22 के है, तो 24 में से 22 आपका कैसा है, गोल्ड है। समझ में आई बात? इसको भी याद रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब कई बार ये हॉलमार्क गोल्ड में लगाते हैं, या फिर कई बार केडीएम करके भी आपने सुना होगा कि केडीएम मार्क लगा हुआ है। केडीएम मार्क का मतलब क्या होता है? अगर 100% है आपका तो उसमें से 92% जो है गोल्ड होता है, 8% बाकी का कैडमियम होता है। कैडमियम का एलॉय होता है। कैडमियम पता है ना, केमिस्ट्री पढ़ाई है तब बताया था। कैडमियम का मुझे एटॉमिक नंबर बताओ, चलो कमेंट करके। ये केडीएम जो है आपका, केडीएम मार्क, ये कब होता है? जब 92% गोल्ड है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है हॉलमार्क में, केडीएम मार्क में। अच्छा, एक और इसमें मार्किंग होती है गोल्ड में, तो इसे 916 गोल्ड बोला जाता है। तो याद रखना, जब भी 916 गोल्ड बोला जाए, इसका मतलब बात हो रही है 22 कैरेट वाले गोल्ड की। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही होते हैं। गोल्ड को देखो प्योरिटी के बेस पे 24 कैरेट, 23 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट ऐसे बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे BIS 916 गोल्ड बोल दे तो इसका मतलब यही है कि वो 22 कैरेट का है। तो ये बेसिक सी तीन यहाँ पे मार्किंग होती हैं गोल्ड के ऊपर। आई होप कुछ लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है पता चल गया होगा। इतनी सारी बातें आपकी कंज्यूमर राइट के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने का। मैंने जितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा दी है, एक एक चीज़ रिवाइज कर लेना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस एंड करूँगा सेशन को यहीं पे। कई सारी करंट की चीज़ें मैंने जोड़ दी, आई होप आपने उनको भी अच्छे से पढ़ लिया होगा। एंड करूँगा सेशन को फिलहाल यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।